बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहले दो ख़बरें बहुत इंपॉर्टेंट लोकल और उसके बाद जो ईरान का और इसराइल का मामला है उसमें कुछ अपडेट्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन जो अब आई है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले रऊफ़ हसन साहब ने ये एक दावा किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। इनका ये कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद कादी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाज़मत की तौसी का बिल सामने आ जाएगा। ये कैसे होगा, पहले मैंने आपको बताया था, इसके बारे में कुछ और लोग भी ये दावा कर रहे थे और ये इन्फॉर्मेशन इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ हलकों में है कि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी। कादी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने हवाले से हर जाली खबर का या फेक खबर का नोटिस लेते हैं, उसके ऊपर बात ज़रूर करते हैं, लेकिन एक्सटेंशन वाली बात जितने लोगों ने की आज तक कादी फ़ाइज़ ईसा साहब इस पर कुछ नहीं बोले या वो कहें कि ये भी खबर जाली है और ये क्यों फैलाई जा रही है। तो ये इसमें कुछ फिशी है थोड़ा सा। अच्छा, अब मामला ये है कि 224 का नंबर चाहिए था। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ठीक ठाक बंदे तोड़ के, कुछ 90 के करीब लोग तोड़ के शामिल किए गए मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में। एक तो ये नंबर चला गया। दूसरा, तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशस्तें थी वो भी बाकी जो हुकूमती जमातें उनके अंदर बांट दी गई, ये नंबर भी चला गया। उसके बावजूद जब नंबर पूरा नहीं हुआ तो तहरीक इंसाफ के जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनके नोटिफिकेशन मनसूख करके रीकाउंटिंग के अंदर उनके वोटों को फारिग करके वो वोट दिए गए दूसरी तरफ, और पीएमएलएन के कुछ उम्मीदवार को जितवा कर नंबर पूरा करने की कोशिश की गई, तब भी नहीं हुआ। तो अब ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर सबने नज़रें रख लीं। 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात हैं और उन ज़िमनी इंतखाबात में अगर पीएमएलएन जीतती है और वो जमातें जीतती हैं जो इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं, तो होगा ये कि फिर अक्सरियत आ जाएगी 224 की और कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के लिए मामला आगे बढ़ सकेगा। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मैं प्रोग्राम करूंगा बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी हैं, लेकिन ये एक ख़बर है और एक तजिया है, ये मैंने आपके सामने रख दिया है। एक और जो खबर बड़ी अफसोसनाक खबर थी, इसके विजुअल्स सोशल मीडिया पे चल रहे थे, बड़े अफसोसनाक। एक ट्रेन के अंदर एक खातून के ऊपर जो गार्ड है वहाँ का, पुलिस वाला जो रेलवे का मौजूद है, उसने बड़ा बदतरीन तशद्दुद किया खातून के ऊपर। उनके मुंह पर थप्पड़ मारे, उनके बाल खींचे, उनको धक्के दिए और फिर उनको उठाकर घसीटता हुआ ले गया। वो खातून बार बार ये कह रही थी कि मुझे मार मत, मुझे मार मत। अब इस हवाले से कुछ चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है अभी तक। इस वाक़े में कोई भी चीज़ कंफर्मेशन के साथ नहीं की जा सकती। तहकीकात हो जाएंगी तो चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन ऐनी शाहिदीन के बकौल और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के बकौल जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये आई हैं कि वो जो खातून है उनकी अब लाश मिली है और बनी गोट रेलवे स्टेशन के करीब से उनकी लाश मिली है। अप्रैल की 7 तारीख को रेलवे पुलिस का एहलकार तशद्दुद के बाद खातून को अपने साथ ले गया था। खातून का ताल्लुक जड़ावाला से है। खातून पर तशद्दुद करने वाला एहलकार ज़मानत पर रहा कहा गया, कुछ लोग कह रहे हैं गिरफ्तार हो गया, लेकिन इस वक्त मामला ये है कि रेलवे पुलिस का कहना है कि खातून पर तशद्दुद करने वाले एहलकार मीर हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। ये खातून जो है वो कराची में एक ब्यूटी पार्लर में मुलाजमत करती थी। ईद की छुट्टियों पर घर वापस आ रही थी। खातून और बच्चे ट्रेन में सवार थे और इनकी किसी मुसाफिरों के साथ कोई शायद झगड़ा हुआ या कुछ हुआ जिसपे किसी सामान को इन्होंने धक्का दिया या कोई इस तरह का झगड़ा हो गया था। कुछ लोग कहते हैं जी इनके अंदर जन्नात का साया आता है। सब लोग अपनी अपनी बातें करते हैं। लोगों को डिप्रेशन भी होती है, परेशानियां 100 किस्म की होती हैं, तो लोग जिन्नों के खाते में डाल देते हैं। तो हुआ ये कि ये जो खातून है, इनको जब इनके साथ कोई चपकलिश हुई, वहाँ मौजूद लोगों का कोई झगड़ा हुआ, तो उस पर फिर पुलिस वाले को बुलाया गया। फिर पुलिस वाले के जो मारने की वीडियो है वो आपने देखी, फिर उनको कैसे घसीटता हुआ ले गया। उसके बाद जो रिपोर्ट हुआ वो ये हुआ कि खातून को दूसरे डब्बे में शिफ्ट कर दिया गया और जो कांस्टेबल था उसकी ड्यूटी कराची से हैदराबाद तक थी। खातून ने चलती हुई ट्रेन से चिन्नी गोट में छलांग लगाई। खातून के साथ सफ़र करने वाले मुसाफिरों के बयान के मुताबिक खातून ने अचानक चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। जब एक खातून पे इतना टॉर्चर आप करेंगे, इतना जुल्म और इतनी ज़्यादती आप करेंगे कि आप उसको, औरत के पास इज्जत ही तो होती है, आपने भरी ट्रेन के अंदर उनको मारा, उस पर टॉर्चर किया, उसके साथ ज़्यादती की, वो बेचारी चिल्लाती रही। अगर उसने खुद भी छलांग लगाई है तो ये कत्ल का मुकदमा है, यानी जितनी ज़्यादती उनके साथ हुई उनको बाकायदा मजबूर किया गया।
بہرحال کوئی کہتے ہیں ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، کوئی کہتا ہے جی ان کے اوپر جنات آتے تھے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن کیا کسی عورت کو ایسے ٹارچر کر کے گھسیٹ کر لے جایا جا سکتا ہے؟ اور جس ذہنی کیفیت میں اس عورت کو لے جایا جا چکا تھا، اس کے بعد ایسا ہونا کوئی اچنبے کی بات تو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، بہت برے ویژولز ہیں، بہت بروٹل ویژولز ہیں، اور اس میں انصاف ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ اب یہ معاملہ آ گیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہاں پہ انصاف ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک نقشہ دکھاتا ہوں، کیونکہ ایران کا معاملہ جو ہے اس پہ ہمیں بات کرنی ہے۔ ایک تو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا اور بغیر کسی نتیجے پر پہنچے وہ ختم ہو گیا۔ اس مرتبہ یہ اجلاس جو ہے وہ اسرائیل نے بلوایا تھا، تو اسرائیل نے جو ہے وہ وہاں پہ کھپ شپ ڈالنے کی کوشش کی، وہاں پہ ایک دھمکی ایران کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، وہ جو کچھ ہونا تھا سب کو آئیڈیا تھا، کیونکہ ایران پہلے بتا چکا تھا کہ ہم یہ اٹیک کریں گے، اور ہمارا بنتا ہے اٹیک کرنا، وہ اس لیے بنتا ہے کہ ہمارے اوپر پہلے حملہ کیا گیا ہے، تو جوابی حملہ کرنے کی اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق بھی ہمارا حق موجود ہے، ہمارا رائٹ ہے، اور ہم کریں گے۔ تو انہوں نے جوابی حملہ کیا۔ اب ہنگامی اجلاس بلایا گیا تھا 14 اپریل کو اسرائیل کی درخواست پر، اور 13 اپریل کی رات کو ایران نے اسرائیل پر تقریباً 300 ڈرون اور میزائل داغ کر پہلی بار براہ راست حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر، اور تمام ممالک کو خبردار کیا گیا ہے کہ ایران کے خلاف انتقامی کارروائیوں سے خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ نہ کریں۔ یہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا کہ ایران کے خلاف انتقامی کارروائی نہ کریں، خطے میں کشیدگی بڑھ جائے گی، کسی بھی ریاست کی علاقائی سالمیت کے خلاف طاقت کا استعمال منع ہے۔ اسرائیل پر ایران کے حملے کی بھی مذمت کی۔ مشرق وسطیٰ تباہی کے دہانے پر ہے، خطے کو تباہ کن جنگ کے خطرات کا سامنا ہے، وقت آ گیا ہے کہ کشیدگی کم اور زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ امریکہ نے جو ہے وہ سلامتی کونسل ایران کے یہ مطالبہ کیا، انہوں نے کہ سلامتی کونسل ایران کے جارحانہ اقدامات کی مذمت کرے۔ فرانس نے کہا ایران اور اس کے اتحادیوں سے خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے سے گریز کرنے کی اپیل کی فرانس نے، اور اس طرح امریکہ، فرانس اور دیگر کچھ ملک جو ہیں، برطانیہ، یہ لوگ تو پوری طرح سے ساتھ کھڑے ہوئے اسرائیل کے۔ اردن بھی ساتھ کھڑا ہوا ہے اسرائیل کے، اور اردن کے معاملے کو لے کر پاکستان کے اندر بہت رولا پڑ گیا ہے۔ چین نے اسرائیل پر ایران کے حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور تمام فریقوں سے پرسکون اور تحمل کا مطالبہ کیا۔ چین نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا اور کہا کہ وہاں انسانی تباہی ناقابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ چین کے ساتھ روس نے بھی اسرائیل کی حمایت کرنے اور ایرانی کونسل خانے پر حملے کی مذمت نہ کرنے پر امریکہ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اب سلامتی کونسل اجلاس میں ایران اور امریکہ کی ایک دوسرے کو دھمکیاں، اسرائیل کا ایران پر پابندیوں کا مطالبہ، اسرائیل نے کہا ان کے اوپر پابندیاں لگائیں۔ ایران نے اور امریکہ نے ایک دوسرے کو سوکھی دھمکیاں لگائی ہیں، کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر ایران پہ حملہ نہیں کر سکتے، تو ساری جنگ چھڑ جائے گی، لیکن یہ ہے کہ آپ کا دفاع ہم کریں گے۔ اور امریکہ نے پریکٹیکلی اپنے طیاروں کے ذریعے سے، اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے سے، اپنی جدید مشینوں کے ذریعے سے اسرائیل کا دفاع کیا ہے۔ برطانیہ نے بھی کیا ہے، فرانس نے بھی کیا ہے، اردن نے بھی مدد کی ہے۔ تو یہ خطے کے اندر ایران کو جب یہ اٹیک ایران نے کیا تو بہت سارے لوگ اسرائیل کو بچانے کے لیے تھے۔ اسرائیل کا اپنا جو ہے وہ آئرن ڈوم، جو ان کا ایک دفاعی سسٹم ہے، وہ بڑا مضبوط ہے، لیکن وہ اتنا اچھا کام نہیں کر رہا تھا جتنا اسے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، کیونکہ ایران نے اسٹریٹجی بڑی اچھی رکھی تھی، ڈیفرنٹ سپیڈ تھی تمام ہتھیاروں کی، ہائٹ بھی ڈیفرنٹ تھی، اور اس نے ڈیسیو کرنے کے جو ہے وہ طریقہ کار کو استعمال کیا۔ آئرن ڈوم جو اسرائیل کو بچاتا ہے، ایران کا جو ٹوٹل خرچہ آیا اس حملے کے اوپر وہ لگ بھگ $250 ملین امریکی ڈالرز تھا، جبکہ جو اسرائیل کا خرچہ آیا اپنے آپ کو بچانے پر، جو وہ پوری طرح بچا بھی نہیں سکا، وہ خرچہ $1 ارب سے بھی زیادہ کا تھا۔ کچھ لوگ $1.5 ارب کا تخمینہ لگا رہے ہیں کہ انہوں نے جب اپنے دفاعی نظام کو ایکٹیویٹ کیا اور اس کو استعمال کیا۔ دفاعی نظام کرتا یہ ہے کہ صرف ان میزائلوں کو یا ان ہتھیاروں کو ٹارگٹ کرتا ہے جن کا خدشہ ہو کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ گریں گے جہاں نقصان ہوگا۔ اگر کوئی پانی میں گر رہا ہے یا کوئی ڈیزرٹ میں گر رہا ہے یا کوئی ایسی جگہ پہ گر رہا ہے جہاں نقصان کا خدشہ نہیں ہے تو اس کو بعض اوقات وہ گرنے بھی دیتے ہیں۔ لیکن ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا، ہوائی اڈے کو، بڑی کامیابی کے ساتھ ایران نے، اور اس کو اسرائیل نے تسلیم بھی کیا کہ وہاں نقصان ہوا ہے، جبکہ ایک 10 سالہ بچی جو ہے وہ اس کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ایرانی حملے میں ایئر بیس کو نقصان پہنچا، اسرائیل نے اس کا اعتراف کر لیا ہے کلیئرلی۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کا رویہ منافقانہ ہے،
ये ईरान ने कहा, क्योंकि इन तीनों मुल्कों ने बहुत हद तक जो है वो इसराइल को बचाने के अंदर मदद की है ईरान के इस हमले से। ईरान ने सऊदी अरब, कतर, तुर्की और रूस के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता किया है और सारी सूरत हाल उनको बताई है। अब इन ममालिक को आप ईरान के हमायतियों के तौर पर देख सकते हैं इस सारी सूरत हाल के अंदर, और ईरान ने उनको बताया कि जी हमारे ऊपर अटैक हुआ, हमारे पास ये हक था, हमने वापस जवाब दिया है और ये हमारा हक बनता था। अब ईरान ने अटैक कैसे किया, ये एक मैप आप देखिए, ये आपको ईरान नज़र आ रहा है। ईरान से जब अटैक किया जाता है टुवर्ड्स इसराइल, तो अगर आप स्ट्रेट लाइन के अंदर अपने हथियारों को भेजते हैं, जो नॉर्मली ऐसा ही होता है, क्योंकि एक साइड से अगर आप जाएंगे तो सामने की तरफ आ जाएगा आपके तुर्की बीच में। ईरान अगर इसराइल जाना चाहे तो एक तरफ से वो तुर्की पूरा क्रॉस करे, उसके बाद वो मेडिटेरियन सी के अंदर घुसे, फिर वहाँ से वो इसराइल की तरफ आए, तो ऐसे हथियार और इस तरह की टेक्नोलॉजी और इतना लंबा ट्रैवल करना ये मुमकिन नहीं रहेगा, और तुर्की इसके अंदर शायद वैसी सपोर्ट ईरान की कर भी ना पाता। दूसरा बीच में एक मुल्क जो है वो है इराक। अगर ईरान डायरेक्टली कभी भी हमला करना चाहे इसराइल के ऊपर, तो उसको इराक को क्रॉस करना पड़ेगा, कम से कम 2 मुल्कों को उसको क्रॉस करना पड़ेगा। एक इराक और शाम हो सकता है और दूसरा इराक और उर्दन हो सकता है। लेकिन इसराइल के ऊपर या उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर अगर डायरेक्ट कभी भी, या उसकी फौजी तनसीबात के ऊपर डायरेक्ट कभी भी अगर ईरान ने हमला करना है, तो उसको इराक और उर्दन के ऊपर से गुजर कर जाना होगा। ये उसके पास एक शॉर्टेस्ट वे है। एक तरफ फिर तुर्की है, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है। तो सऊदी अरेबिया की जो एयर स्पेस है उसको तो ईरान इस्तेमाल नहीं कर सकता, आप सब जानते हैं क्यों। तुर्की की एयर स्पेस इस्तेमाल करना भी इस वक्त मुमकिन नहीं है, तो सिर्फ इराक की एयर स्पेस को ईरान इस्तेमाल कर सकता है, और फिर मजबूरन उसे उर्दन के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अब उर्दन जो है ये अगर आप देखें तो उर्दन साथ मिल गया इसराइल के, तो ये वो एरिया है, और इसके बाद आगे इसराइल जो है वहाँ पे नाकाम बनाने की कोशिश की गई ईरान के भेजे हुए हथियारों को, लेकिन सारे हथियार नाकाम नहीं बनाए जा सके। उन्होंने अपने कुछ अहदाफ को हासिल किया है। ईरानियों ने तो दावा किया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हासिल किया, लेकिन पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब बहस चल गई नाज़रीन सारे अमल को लेकर। बजाय इसके कि मैं टेक्निकली इसके ऊपर ज़्यादा और अंदर जाऊं, फिर कभी बात करेंगे इस पर, लेकिन पाकिस्तान में एक रोला पड़ गया इस सारे मामले को लेकर। वो ये कि एक तबका कह रहा है जी कि ईरान ने तो कुछ किया ही नहीं, इसराइल के अंदर तो हुआ ही कुछ नहीं, इसराइल को तो नुकसान ही कुछ नहीं हुआ। देखिए, एक आदमी का अगर दिफा बहुत अच्छा है तो क्या उसके ऊपर कोई दूसरा अटैक ही नहीं कर सकता? अगर कोई अटैक करे और वो अपना दिफा कर सके तो कम से कम ये तो होगा उसने अटैक किया या उसने हमला किया। यानी ईरान ने अटैक तो किया, अब उससे नुकसान कितना हुआ इसको छोड़ दें आप। अब जिनको ईरान पसंद नहीं है वो किसी और मुल्क से हमला करवा दें। क्या किसी और मुल्क ने हमला किया? कई मुल्कों के ऊपर इसराइल ने जो है वो जारहियत की है, कई मुल्कों के साथ ज्यादती की है। हमें तो ये भी एक दौर में बताया गया था कि 2019 में जब पाकिस्तान का और इंडिया का एक आपस में मार्का हो गया था एयर फोर्सेस का, तो उस वक्त इसराइल जो है वो इंडिया की सपोर्ट के लिए वहाँ मौजूद था और वो ऑपरेशंस के अंदर बाकायदा उनके साथ शामिल था, उनकी मदद के अंदर था। लेकिन जो ईरान का मामला है, यहाँ पे ईरान ने कम से कम अटैक तो किया है, किसी और ने, आसपास इतने सारे मुल्क हैं किसी ने नहीं किया। ईरान ने कम से कम जो उसके ऊपर हमला हुआ, ईरान ने उसका तगड़ा मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की है। अब नुकसान कितना हुआ उसको छोड़ दें। उर्दन क्योंकि पूरी ताकत के साथ खड़ा हो गया इसराइल के साथ, उस वक्त जब गजा में मुसलमानों के ऊपर शदीद जुल्म सितम हो रहा है और उर्दन के शहरी सरापा एहतजाज है, उस वक्त उर्दन के हुक्मरान जो है वो उस तरफ खड़े हो गए। तो इस पे जो है पाकिस्तान के सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है, उन्होंने लिखा कि गद्दार इब्ने गद्दार इब्ने गद्दार, ये जो उर्दन का हुक्मरान है उसके बारे में लिखा है। इस पे जनाब जान अचकज़ई साहब, ये जान अचकज़ई साहब जो है, इनकी पहचान वही है जो फैसल वाडा साहब की है, और इनकी पहचान वही है जो पहचान जो है वो मोहसिन नकवी साहब की है। तो इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सेनेटर मुश्ताक अहमद को गिरफ्तार किया जाए। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने के लिए इंतहाई दोस्त अरब मुल्क को तनकीद का निशाना बनाया, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा दोस्त है। उसको ऐसे सस्ते रिमार्क्स के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तनकीद की बहुत ज़्यादा उन्होंने, लेकिन सेनेटर मुश्ताक अपने मौके पर डट गए और वो एक बात बड़ी बजा कह रहे हैं, बहुत ठीक कह रहे हैं।
کہ اسماعیل ہانیہ کے 3 جوان بیٹے عید والے دن شہید ہو گئے۔ مسلم دنیا کے اندر اس کے اوپر بہت غم و غصہ ہے۔ ان کے 4 پوتے پوتیاں بھی شہید ہو گئے۔ عید والے دن اتنی بڑی تباہی ان کے گھر کے اوپر آئی، لیکن اس کے باوجود وہ تحمل کے ساتھ اور صبر کا ایک پہاڑ بن کے انہوں نے اس خبر کو نہ صرف سنا بلکہ اس کے باوجود اپنی جد و جہد جاری رکھنے کا انہوں نے اعلان کیا۔ کئی ملکوں کے لوگوں نے ان کو ٹیلی فون کیا، سربراہان نے ان کو ٹیلی فون کیا، ان سے بات کی، اظہار یکجہتی کیا۔ کیا پاکستانی حکمرانوں نے ایسا کیا؟ سینیٹر مشتاق صاحب کا جو سوال ہے وہ بڑا جائز اور درست ہے، اور اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ سینیٹر مشتاق نے جو کہا اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سینیٹر مشتاق سے زیادہ آپ پاکستانی ہیں، یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پاکستان سے یا پاکستان کی خیر خواہی میں ان سے زیادہ آگے ہیں، اور آپ کشمیر اور فلسطین کے معاملے پہ یا انسانی حقوق کے معاملے پہ سینیٹر مشتاق کے موقف سے بہتر موقف رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ ایک بہتر آدمی ہے، وہ ایک سینیٹر ہے، اور انہوں نے جو کہا وہ اس کا جواب دینا بھی جانتے ہیں، اور ان کے پاس اس کا باقاعدہ جواز موجود ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔